सबसे पहले तो वैक्सीन बहुत ही अनिवार्य है। अभी वैक्सीन इज द मोटो, वैक्सीन इज द नेसेसिटी। अगर किसी ने जिंदा रहना है तो वैक्सीन लगानी ही पड़ेगी। ये तो बिल्कुल क्लियर है। और मैं ये बता रहा हूँ कि क्या सिम्टम्स आते हैं, कितना प्रभावित है। तो मैं ये बता देना चाहता हूँ कि जो वैक्सीन लगती है सेफ्टी प्रोफाइल बहुत अच्छा है। फिर भी कुछ पेशेंट, कुछ जिनको वैक्सीन लगती है लोकल साइड पे थोड़ा सा माइल्जिया रहता है, पेन रहता है और थोड़ा सा हेडेक आता है, थोड़ा सा डिजीनेस, थोड़े से चक्कर आते हैं और थोड़ा सा माइल्जिया होता है थोड़ा सा, पर ये बहुत ही मिनिमल और माइल्ड है, ज्यादा बिल्कुल नहीं है। तो मैं ये बता देना चाहता हूँ कि क्यों वैक्सीन लगानी जरूरी है। वैक्सीन लगानी इसलिए जरूरी है कि सपोज करो, पहले तो ये वैक्सीन है मतलब वही वायरस का एक अंग है। एंटीजन बहुत ही मिनिमल क्वांटिटी में दिया गया कि जिसके कारण आपको सीवियर इलनेस ना हो, रेस्पिरेटरी डिफिकल्ट ना हो, आप वेंटिलेटर पे ना जाए, आईसीयू में ना भर्ती हो पाए। तो अगर सिम्टम आते हैं सिर्फ आए तो मिनिमल से सिम्टम आए तो आपको प्रॉब्लम ना हो। और दूसरी बात, अगर सपोज करो आपको वैक्सीन लगी हुई है, आपके अंदर एंटीबॉडीज हैं, कल को एंटीजन आता है, मतलब कोरोना वायरस आपको, आप किसी के कांटेक्ट में आते हो, कोरोना वायरस आपके पास अगर आता है आपकी बॉडी में, एंटीजन आता है तो एंटीबॉडीज होंगी, एंटीजन एंटीबॉडी कंबाइन करेंगे, सुरक्षा प्रणाली अच्छी होगी। तो जो सीवियर पेशेंट जाते हैं आईसीयू में, वेंटिलेटर पे, वैसे वैसे आप नहीं जाओगे। हाँ मैं मानता हूँ म्यूटेशन हुई है वायरस की, बट सिम्टम्स जो पहले कहते थे कि जो फीवर, बुखार आता था, सूखी खांसी आती थी और टायर्डनेस होती थी, अभी भी आज के टाइम पे भी वही 3 सिम्टम मेजर सिम्टम बने हुए हैं। हाँ कुछ सिम्टम दूसरे भी आ रहे हैं जो लेस कॉमन सिम्टम्स को बोला जाएगा, जैसे बॉडी पेन होती है, और उसके बाद आपको जो गला खराब होता था वो पहले भी था, अभी भी हो रहा है। लोगों को पहले भी दस्त लगता था, अभी भी दस्त लग रहा है। और आंखों में जो पुतली, व्हाइट पुतली है, उसमें कंजक्टिवाइटिस जो कहते हैं, लाल लालीपन आ रहा है, वो भी अभी आ रहा है। पहले वो शायद कम आता था। हेडेक पहले भी होता था, आज भी हेडेक हो रहा है। फिर लॉस ऑफ टेस्ट और स्मेल, जो टेस्ट और स्मेल का लॉस होता है वो पिछली बार भी था, अभी म्यूटेशन है, अभी भी थोड़े से कुछ पेशेंट में देखा जा रहा है। हाँ अभी ये नई चीज एक आई है, रैश आ रहे हैं, जो लालीपन चमड़ी पे, और जो हमारे नेल्स, नाखून और नीचे के और पैर के, हाथ के और पैरों के नाखून में डिस्कलरेशन होती है, कालापन आता है, वो एक नया सिम्टम है। जो तो मैं ये बता देना चाहता हूं कि देखो, चाहे भारत में 2 वैक्सीन लग रही हैं, कोवैक्सीन और कोविशील्ड, दोनों की अभी, पहले तो कोवैक्सीन का बात करता हूं, पहली डोज एक लगती है, सेकंड डोज 4th वीक पे लगती है। कोविशील्ड का नया गाइडलाइन जारी किया है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने कि एक डोज अभी लगेगी तो सेकंड डोज 6 to 8 वीक्स पे लगेगी। तो मैं बता देना चाहता हूं कि हर जो कोई भी दोनों वैक्सीन है उसकी सेकंड डोज के 2 वीक बाद एंटीबॉडी स्टार्ट होंगी। तो तब तक ये कोई रामबाण नहीं है कि वैक्सीन लगी तो उसी वक्त आप सुपरमैन बन गए तो आप कहीं भी खुलेआम घूम सकते हो। नहीं, ये सभी चीजों का पालन करना पड़ेगा। इसीलिए लोग वैक्सीन लगवा के अपने आप को समझ रहे हैं कि सब कुछ ठीक हो गया। नहीं, तभी तो लोग संक्रमित हो रहे हैं। उन्होंने प्रोटोकॉल बिल्कुल ब्रेक कर दिए हैं। वो अच्छे से मास्क नहीं लगा रहे वैक्सीन के बाद, अच्छे से सामाजिक दूरी नहीं बना के रख रहे, अच्छे से हैंड वॉशिंग नहीं कर रहे, तो इसी के कारण ही कोरोना आ रहा है। अब आप ट्रेंड देखें पिछले लास्ट 3 दिन का, 4 दिन का, मतलब ट्रेंड देखोगे तो आप एवरेज लगाएंगे तो 1 लाख के करीब केसेस आ रहे हैं प्रतिदिन। बढ़ने का जो सिलसिला चल रहा है वो चली जा रहा है। रीजन बहुत सिंपल है, हम भारतीय लापरवाह हो चुके हैं सभी। सबसे पहले मास्क नहीं लगा रहे, कहीं भी आप जाओगे देखोगे मास्क नहीं लगा रहे हो, जहां पर मास्क लगा रहे हो गलत लगा रहे हैं। किसी ने चिन तक लगाया हुआ है, किसी ने सिर्फ मुंह कवर किया, नाक नहीं कवर किया, किसी ने नाक कवर किया, मुंह नहीं कवर किया, और अच्छे से मतलब बढ़ने का जो सिलसिला चल रहा है वो चली जा रहा है। रीजन बहुत सिंपल है, हम भारतीय लापरवाह हो चुके हैं सभी। सबसे पहले मास्क नहीं लगा रहे, कहीं भी आप जाओगे देखोगे मास्क नहीं लगा रहे हो, जहां पर मास्क लगा रहे हो गलत लगा रहे हैं। किसी ने चिन तक लगाया हुआ है, किसी ने सिर्फ मुंह कवर किया, नाक नहीं कवर किया, किसी ने नाक कवर किया, मुंह नहीं कवर किया, और अच्छे से मतलब नाक और मुंह पूरा कवर करने वाले संख्या बहुत कम है। दूसरी,
हम सोशल डिस्टेंसिंग बिल्कुल नहीं कर रहे, 2 गज की दूरी बिल्कुल ही नहीं हम कर रहे, तो वो एक बहुत एक महत्वपूर्ण कारण बना हुआ है। और तीसरा, हैंड वॉशिंग हमने बंद कर दी है। और सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कोविड प्रोटोकॉल चला आ रहा था ये तीनों का, उसमें हमने धज्जियां उड़ाई हुई हैं भारतीयों ने खासकर। सबसे पहले तो मैं वही चीज बोलूंगा, सबसे पहले मास्क, प्रॉपर मास्क लगाना, नाक और मुंह कवर करना। सेकंड, सोशल डिस्टेंसिंग, सामाजिक दूरी, 2 मीटर की दूरी बहुत है जरूरी ये। तीसरा, हैंड वॉशिंग, हर आधे घंटे बाद 20 सेकंड के लिए हैंड वॉश करना है। आंखों पे और मुंह पे और नाक पे अपना हाथ नहीं लगाना। सबसे इंपॉर्टेंट, वैक्सीन, सभी को वैक्सीन लगानी चाहिए, 18 से ऊपर सबको वैक्सीन लगानी चाहिए, ये अभी लाजमी बन चुका है। मैं तो यही कहूंगा, वैक्सीन फॉर ऑल इज द मोटो राइट नाउ। उसके बाद अगर खा सकते हो, विटामिन सी, जिंक ले सकते हो, उसकी आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी। विटामिन सी वाले पदार्थ आप ले सकते हो। ब्रीदिंग एक्सरसाइज आप कर सकते हो, उससे आपका काम सही होगा। और मिस इन्फॉर्मेशन से बचें। ये मत सोचो कि ये वैक्सीन खराब है, वो वैक्सीन खराब है। 2 भारत में वैक्सीन चल रही है, कोविशील्ड और कोवैक्सीन, दोनों ठीक है, एफिकेसी और सेफ्टी दोनों अच्छी है। आप जाएं, लगाएं, क्योंकि वैक्सीन अभी जरूरत बन चुकी है हमारे भारत में, क्योंकि केसेस बहुत बढ़ चुके हैं। तो वैक्सीन इज द नेसेसिटी राइट नाउ। और ये सब कुछ करने के बाद आप सबको मैंने बताया कि हाइजीन बहुत जरूरी है। आप अपने आसपास आला दुआला बहुत सही रखें, रोज नहाएं, और अपना जितनी सामाजिक दूरी बनाकर रखेंगे उतना अच्छा रहेगा। और पब्स, मॉल्स और अगर कहीं जगह जाना है तो इमरजेंसी की सिचुएशन है तो ही जाएं बाहर, नहीं तो मत जाएं। तो ये सारी सावधानियां आपको। संकेत उपाध्याय, तो कोई बहुत आज खुशी से इशारों लेकर के नहीं आए हैं, क्योंकि हम बात करने वाले हैं कोविड से मरने वाले लोगों की। ये अत्यंत दुखद अध्याय है जो कि हम सब झेल रहे हैं, जिससे गुजर रहे हैं, कि इस दूसरी वेव में, इस दूसरी लहर में कितने सारे लोग कोविड की चपेट में आ रहे हैं। लगातार केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं, जैसे कि आपने देखा है कि एक 60, एक 70, अब इस रफ्तार पे अगर चलते रहे तो 2 लाख पहुंच जाएंगे बहुत जल्दी, और भी आगे चले जाएंगे। ये पता नहीं कहाँ जाकर के रुकेगा और कब कम होगा, समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन इन्हीं सब चीजों के चलते हुए जब सरकार से ये सवाल पूछे गए तो सरकार का ये कहना था कि देखिए, दूसरी लहर उठी तो है, लेकिन ये लहर उतनी घातक नहीं है जितनी पहली लहर थी। और अब हमें व्यवस्था भी मालूम है, अब हम जानते हैं कि कैसे निपटना है, हमारे अस्पतालों को पता है कैसे निपटना है। पहले तो सब सीख रहे थे ना, और अब तो तजुर्बा है, ऐसा सरकार का मानना है। लेकिन क्या तजुर्बा है, और किस चीज का तजुर्बा आ गया है? क्या आंकड़े छिपाने का तजुर्बा आ गया है? ये एक बड़ी अहम बात हो रही है, क्योंकि देखिए, एक चीज जो सरकार ने बोली वो ये कि आप जिस तरीके से कोविड के मामले देख रहे हैं बढ़ते हुए, सरकार का कहना था उस अनुपात में मौतें नहीं हो रही हैं। मतलब जो फेटेलिटी रेट जिसको कहा जाता है कि टोटल कुल मामले और उस मामले के अनुपात में कितने लोगों की मृत्यु, सरकार का यह मानना है कि ये फिगर बहुत कम है। और क्योंकि ये फिगर कम है, इस वजह से ये एक अच्छी बात है। इसका यह मतलब ये है कि वैक्सीन असर कर रही है और हमारे सिस्टम पर उतना जोर भी नहीं पड़ रहा है। लेकिन क्या वाकई ये स्थिति है? क्योंकि अगर आप एब्सोल्यूट नंबर्स में देखें, देखिए, फेटेलिटी रेट जो होता है वो एक असेसमेंट है। कैसे? मैं सीधी आपको बात बता दूं कि अगर 5 लोगों को या 10 लोगों को, मान लीजिए 10 लोगों को अगर कोविड हुआ है और उसमें से अगर कोई एक मर रहा है, तो आप ये समझिए कि फेटेलिटी रेट या मृत्यु दर 10% हुई। 10 लोगों को कोविड हुआ, उसमें से एक मर गया, तो 10% फेटेलिटी रेट। अब अगर 100 लोगों को कोविड हुआ और उसमें से 5 लोगों की मृत्यु हो गई, तो फेटेलिटी रेट जो है उसको गिना जाएगा 0.5%, और माफ कीजिएगा 5% गिना जाएगा। 5% मृत्यु दर गिना जाएगा कि जब 10 लोगों को कोविड था तो एक आदमी अगर मरा उसमें, तो ये 10% आपकी वो हुई फेटेलिटी। और अगर 100 लोगों को कोविड हुआ और उसमें से 5 मरे, तो ये 5% कोविड फेटेलिटी रेट है, यानी कि 10% से आधा।
तो जब आप फेर्टिलिटी रेट के आंकड़ों में जाते हैं तो आपको ये लगता है कि हाँ यार वाकई कम है, और अगर आप आंकड़े देख लें तो आपको भी ये चीज लगेगी कि हाँ यार वाकई कम है तो थोड़ा सा डिप तो हुआ है। क्योंकि अगर मैं जल्दी से वेबसाइट पे जाऊं एनडीटीवी की अभी बोलते बोलते और मैं आपको ये बताना चाहूं कि क्या है फर्टिलिटी रेट, तो आप मेरी बात समझ जाएंगे। और ये आंकड़ा है जो सरकार आपको प्रस्तुत करने की कोशिश करती है, वो आपको ये बताती है कि यही आंकड़ा सही है, ये आपको देखना चाहिए, ये कितना जबरदस्त आंकड़ा है। इसका मतलब हमारे सिस्टम काम कर रहे हैं, हमारे प्रोसेसेस काम कर रहे हैं, और इस चीज को हमें माननी पड़ती है। अब देखिए जैसे ये मैं आपको दिखाता हूँ, आइए इसको दिखाते हैं। ये है ndtv.com। इसमें आप देखिए कि कुल नए मामले देखिए 1,61,000, ठीक है, ये 1.2% है पॉजिटिविटी रेट आज की रेट, और ये एक हफ्ते पहले 0.8 था। एक्टिव केसेस भी कितने बढ़ रहे हैं। अब डेथ वाला अगर आप आंकड़ा देखें तो आप देखिए 4 हफ्ते पहले जब सिर्फ 131 लोग मरे थे तो फेर्टिलिटी रेट 1.39% थे। अब आप समझ रहे हैं मैं ये आंकड़ा आपको क्यों दिखा रहा हूं। उसके बाद नहीं, देखते रहिए, इधर आइए, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। 2 हफ्ते पहले 271 लोग मरे, लेकिन फेर्टिलिटी रेट जो है वो 1.34% था, ठीक है। एक हफ्ते पहले जब करीब 450 लोग मरे, 270 से ऑलमोस्ट डबल, ठीक है, तो फेर्टिलिटी रेट और कम हो गया, इससे भी कम हो गया। और आज की स्थिति ये है कि जब इसके भी डबल मामले हुए हैं मौत के, ठीक है, करीब करीब 900 लोगों की मौत, 879, तो आपका फेर्टिलिटी रेट जो है वो और भी कम आ गया। तो आप समझ रहे हैं, ये वाला अगर आप आंकड़ा देखेंगे तो आपको हमेशा ऐसे लगेगा कि अरे वाह यार, ये देखो ये तो कम हो रहा है, इसका मतलब ये तो बड़ी अच्छी स्थिति है। लेकिन आप एब्सोल्यूट नंबर्स में देखेंगे तो आप देखिए कि किस तरीके से मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और अब हम आते हैं मेन पॉइंट पे कि हम क्यों ये सब बात आपको बता रहे हैं। कि एक तो पॉइंट ये हुआ कि आप एब्सोल्यूट नंबर्स में देखेंगे तो ज्यादा लोग मर रहे हैं, आप मृत्यु दर के हिसाब से देखेंगे तो आपको हमेशा ऐसे लगेगा हाँ यार संख्या के अनुपात में तो कमी है, इसका मतलब कुछ ठीक हो रहा है। ठीक नहीं हो रहा है, लोग ज्यादा मर रहे हैं भाई, डबल हो रहा है हर हफ्ते मामले, मतलब डबल लोगों की मृत्यु। और जिस चीज पर हम आप बात करना चाहते हैं वो है तस्वीरें जो कि आ रही हैं। एक चैनल है जिसने गुजरात के संदर्भ में कुछ तस्वीरें दिखाई कि ऑफिशियल आंकड़ा जो है वो कुछ और है, और जो असलियत में हो रहा है, एम्बुलेंस लाइन लगा रही है, और जिस तरीके से आप शवगृह में हालात देख रहे हैं, या आप जो क्रेमेटोरियम है जहाँ क्रिमेशन होता है वहां अगर आप देखते हैं और बॉडीज को गिनते हैं तो आपको लगता है कि यार ये जो स्टेट जो फिगर रिपोर्ट कर रहा है जिससे ये आंकड़े बनते हैं, सरकारी आंकड़े बनते हैं, उसमें तो जमीन आसमान का फर्क है। अब मैं आपको बताता हूं कि आप बैठे रहिए, अब मैं अपने नोट्स देख रहा हूं। अब मैं आपको ये बताता हूं कि ऐसी ही एक जांच पड़ताल हमारे सहयोगी अनुराग द्वारी ने की मध्य प्रदेश में। तो एक तो खबर है जो कि आपने गुजरात के संदर्भ में देखी होगी, वो विजुअल्स वगैरह चल रहे हैं जिसकी रिपोर्टिंग हो रही है सोशल मीडिया वगैरह पे कि क्या गुजरात मामले दबा रहा है, मृत्यु के मामले, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि मृत्यु दर कम है। और अब मध्य प्रदेश से भी कुछ एक ऐसी ही रिपोर्ट आ रही है। अनुराग द्वारी ने डेटा और फैक्ट्स को स्टडी करके ये आज रिपोर्ट फाइल की, जिसमें वो ये कहते हैं, उनका ये कहना है कि वहां पर एक क्रेमेटोरियम है जिसका नाम है भादबाड़ा, और वहां पर कल 37 शव आए, जिनको एक दिन में 37 लोगों को का क्रियाकर्म हुआ वहां पर, लास्ट राइट्स जिसे कहते हैं। और जो पूरा डेथ टोल है पूरे राज्य का, कल जो आंकड़ा है, जो मृत्यु दर, वो भी 37 थी। ये कैसे हो सकता है कि एक क्रेमेटोरियम में 37 लोग कोविड की वजह से उनको उनके लास्ट राइट्स हुए, कोविड होने की वजह से। और जो आंकड़ा जो राज्य प्रस्तुत कर रहा है, जो आंकड़ा जुड़ करके एक साथ एकत्रित किया जाता है और ये बताया जाता है कि ये मृत्यु दर, वो भी 37। यानी कि सारी मौतें जो मध्य प्रदेश में कल हुई वो सब इसी क्रेमेटोरियम से थी, यहीं की थी। ऐसा तो हो नहीं सकता, और भी जगह होंगे, भोपाल में ही और क्रेमेटोरियम होंगे, इंदौर में भी कुछ होंगे, और भी अलग अलग सिटीज में होंगे और शहरों में होंगे। कुल 37 कैसे हो सकता है? तो उन्होंने थोड़ा डिटेल में जाकर के स्टडी की। 8 अप्रैल से उन्होंने गिनना शुरू किया। उन्होंने 2 आंकड़े उठाए, एक
कि कितनी शव जो हैं वो भोपाल में क्रिमेट की गई। कोविड-19 प्रोटोकॉल, कोविड-19 का एक प्रोटोकॉल होता है जिसमें आपको जो शव हैं उनको आपको किस तरीके से करना होता है उनको क्रिमेट। तो वो 8 अप्रैल को 41 थे, लेकिन जो मेडिकल बुलेटिन थी जिसमें कोविड से जुड़ी हुई मौतें दिखाई गई वो थी 27। आप सोच रहे हैं, प्रोटोकॉल शवों पर 41 और मेडिकल बुलेटिन में रिपोर्ट 27। 9 अप्रैल को 35 लोग क्रिमेट हुए थे भोपाल में, लेकिन सरकारी हेल्थ बुलेटिन जो है उसके हिसाब से सिर्फ 23 एज पर गवर्नमेंट प्रोटोकॉल। 56 बॉडीज क्रिमेट हुई थी भोपाल में 10 अप्रैल को, 24 सरकारी बुलेटिन में दिखाई गई। 11 अप्रैल को यही चीज थी 68 बॉडीज क्रिमेट हुई, लेकिन सरकारी हेल्थ बुलेटिन में 24 दिखाई गई। तो आप देख रहे हैं एक लगातार एक मिसमैच दिखाई दे रहा है, और ये एक प्रदेश की बात है। हालांकि प्रदेश के जितने भी लोग हैं उनका ये कहना है, जो मिनिस्टर्स हैं उनका ये कहना है ऐसा कुछ नहीं, हम कुछ अंडर रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं, आपको गलत फहमी हुई है। लेकिन अगर आप ये सोचिए ये हो रहा है, तो एक तो हम मृत्यु दर का फिगर कोट कर रहे हैं कि देखो मृत्यु दर कितनी कम है, लेकिन एब्सोल्यूट नंबर्स तो बढ़ रहे हैं। और दूसरी चीज अगर ये हो रही है, सोचिए एक राज्य का हाल है, अगर सब राज्य इस तरीके से कर रहे होंगे अपना मृत्यु दर कम दिखाने के लिए, तो जो एक्चुअल मृत्यु दर होगा वो कितना ज्यादा होगा। और ये कितनी खतरनाक स्थिति है कि हम रिपोर्ट ही नहीं कर रहे हैं। क्या ऐसा हो रहा है? आप अपने जिस जिस राज्य में हैं ये सवाल अपनी राज्य सरकारों को पूछ सकते हैं। तो आज इशारों में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। कोरोना से हाहाकार मचा हुआ है, अस्पताल हो या मुर्दाघर सभी जगह फुल है। लखनऊ में हालात ये हैं कि इस वक्त मैं विद्युत सत्याग्रह के सामने खड़ी हूँ, लगातार आपको दिखा रही हूँ और फिर बता रही हूँ कि इस वक्त पर हालात इतने खराब हैं कि लोग सुबह 12-12 घंटे से अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। जितनी एम्बुलेंसेज आपको नजर आ रही होंगी, ये सारी एम्बुलेंसेज में लाशें हैं और ये लाशें सुबह से अपनी बारी का इंतजार कर रही है कि कब इनकी बारी आए और ये अंदर जाए। आपको बता दूं कि इस वक्त पर इतने बुरे हालात हैं कि लोग यहाँ पर वेटिंग टोकन लेकर के बैठे हैं। मुर्दा घरों में वेटिंग टोकन लग रहे हैं लाशों के लिए, और अंदर के हालात है वो मैं आपको दिखाती हूँ। अंदर जा करके मैं आपको लोगों से बात करके बताती हूँ कि वो सुबह से वेट कर रहे हैं और कितनी मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। तो पीछे आपको जितनी एम्बुलेंसेज दिख रही होंगी, इन सारी एम्बुलेंसेज में लाशें हैं और अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रही हैं। मैं आपको सत्याग्रह के अंदर लेकर के चलती हूँ और दिखाती हूँ कि यहाँ के क्या हालात हैं। लोग सुबह से इंतजार कर रहे हैं, सुबह 6 बजे से 12-12 घंटे से लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। तो जगह है जहाँ पर लाशें जाती हैं और वही है विद्युत सत्याग्रह। और यहाँ पर जो लोग डेड बॉडीज लेकर के आते हैं वो यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं। कितना समय हो गया भैया वेट करते हुए? सुबह 8 बजे आए हुए हैं हम लोग, 8 बजे के आए हुए हैं। 8 बजे से वेट कर रहे हैं। आप लोगों को वहाँ पर धुआं नजर आ रहा होगा, ये वो जगह है जहाँ पर डेड बॉडीज जलाई जाती है। और इस वक्त पर यहाँ पर जितने कोविड पॉजिटिव बॉडीज हैं वो डेड बॉडीज यहाँ पर जलाई जा रही है। धुआं आपको साफ दिख रहा होगा, इसका मतलब कि यहाँ पर अभी कोई डेड बॉडी गई है जी। एक ही मशीन दी जा रही है? मशीन दी जा रही है। एक व्यक्ति को एक डेड बॉडी के लिए एक डेड बॉडी में 1 घंटे का समय लिया। एक डेड बॉडी में 45 मिनट से 1 घंटे का समय लिया जा रहा। तो अभी आप लोगों को वेट करते करते हाँ 9 बजे से हम लोग वेट कर रहे हैं, 8:30 से। और अभी 9 बजे से आप लोग? हाँ सुबह 8:30 से मान लीजिए, और 5:30 बज गया है। हाँ यहीं बैठे हैं, ना पानी है ना हम लोग खाने दूर से आए हुए हैं। यहाँ पे एम्बुलेंस डेड बॉडी अभी हमारी एम्बुलेंस में है और नंबर का भी कोई पता नहीं है। जो लोग डेड बॉडीज लेकर आए हैं वो भी यहाँ पर अगर बीमार ना पड़ जाएं तो क्या होगा? आप सोचिए, जो लोग यहाँ पर बैठे हैं आप प्लीज मास्क लगा लीजिए। यहाँ पर सैनिटाइजर की भी कोई व्यवस्था नहीं है। और आपको बता दूं कि एक मशीन खराब है। इस वक्त मैं आपको वो हालात दिखा रही हूँ कि कोरोना की वजह से क्या हालात है यहाँ के। और वहाँ पर भी कुछ लोग हैं, मैं उनसे भी बात करने की कोशिश करती हूँ और पूछती हूँ कि कितनी देर से वो यहाँ पर वेट कर रहे हैं। और सबसे बड़ी समस्या ये है कि लोग जो डेड बॉडीज लेकर के आ रहे हैं उनको वेटिंग टोकन लेना पड़ रहा है। घंटों इंतजार करने के बाद उनकी बारी आ रही है। अब ये मान सकते हैं कि 12-12, 13-13 घंटे से लोग वेट कर रहे हैं। सर आप लोग? हाँ जी, एम्बुलेंस ड्राइवर हैं। यहाँ पर बाहर जितनी एम्बुलेंस खड़ी है सब में लाशें हैं? सब में लाशें हैं। कितना देर हो गया वेट करते हुए आप लोगों को? सुबह से कितने बजे से सर? अरे हमका करीब 1 बजे से है। दोपहर 1 बजे से आप लोग इंतजार कर रहे हैं? हाँ। आप लोगों का नंबर नहीं आया? ना।
टोकन नंबर कितना बताया इन्होंने आपका? टोकन नंबर क्या है बताया? सर इधर आ जाइए। सर कितना नंबर है आप लोगों का? 28 नंबर है। और अभी कौन सा चल रहा है? अभी मैंने बताया नहीं कुछ। अभी ये नहीं बताया गया। और आप लोग का 28वां नंबर है। सुबह 1 बजे से वेट, दोपहर 1 बजे से वेट कर रहे हैं। सुबह 6 बजे से। क्या बोल रहे हैं सर? सुबह 6 बजे से वेट कर रहे हैं। आप इनके साथ हैं? नहीं, अलग है। आप किसी और के साथ हैं? सुबह 6 बजे से वेट कर रहे सुबह हैं 6 बजे आए हैं। सर थोड़ी जगह बना लें आप लोग प्लीज, जगह बना लें। सुबह 6 बजे के आए हुए हैं मैम। हमारा हुआ है अभी। ठीक है मैम। डेड बॉडी गई और सुबह 6 बजे से आप वेट कर रहे थे। अब कितना बज रहा है? अब समय हो रहा है 5:31। देखिए सुबह 6 बजे से वेट करते हुए 5:31 पर इनकी डेड बॉडी अंदर गई है, जिनके साथ ही आए थे, और तब उनका संस्कार हुआ है। और आपको बता दूं कि यहाँ पर कुछ लोग और हैं जो इंतजार कर रहे हैं। आप लोग बॉडी गई थी अभी? नहीं गई। हाँ अभी नहीं। कितना देर हो गया सर? सुबह 8 बजे से। कितने बजे? सुबह 8 बजे। तो बॉडी कहाँ पर है सर अभी? अब जो है नंबर आने वाला है इसका। 11 नंबर है हमारा। आप लोग का 11th है। अभी कौन सा नंबर चल रहा है? 10th गया है अंदर। अभी 10th गया है, आपका 11th है और इन लोगों का 28 है, यानी कि अभी इन लोगों को रात तक वेट करना होगा। 6 बजे तक तो मेरे लोगों का नंबर आएगा। जी सर। 6-6:15 बजे तक, क्योंकि अभी 10 नंबर गई है तो अब 11वां नंबर आएगा। तो देखिए सबसे बड़ी परेशानी की बात है कि जो लोग यहाँ पर वेट कर रहे हैं, यहाँ पर सैनिटाइजेशन की कोई सुविधा नहीं है, किसी भी तरह की कोई देखरेख नहीं की जा रही है कि जो लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं उनको मास्क लगाने के लिए कहा जाए। प्लीज आप मास्क लगा लीजिए सर, उनको मास्क लगाने के लिए कहा जाए, या कोई स्ट्रिक्टनेस नहीं है यहाँ पर, कोई सुविधा नहीं है कि लोगों को समझाया जाए कि आप जिसको लेकर के आए हैं वो खुद कोविड पॉजिटिव थे, जिसकी वजह से उनकी डेथ हुई, और अब अगर आप भी ध्यान नहीं रखेंगे तो आप भी बीमारी की चपेट में आ सकते हैं सर। इतना सब भीड़ में बैठे हैं, यहाँ पर इतने सारे लोग हैं। मैडम सुबह ही से बैठा हूँ, हम लोग 8 बजे से इंतजार ही तो कर रहा हूँ, नंबर ही नहीं आ रहा तो क्या करें, हम लोग इंतजार कर ही रहे। ये जो दर्द है, ये दर्द आपको समझना चाहिए। जरूरी है कि आप इन लोगों की परेशानी समझें और सुने। मेरे फादर मदर को कोरोना हुआ, उन्होंने टेस्ट करवाया, टेस्ट करवाने के बाद उनको होम आइसोलेशन दिया। घर में उनका ऑक्सीजन लेवल कम होने लगा। मैं यहाँ नहीं रहता हूँ, मैं बाहर रहता हूँ, मैं डिफेंस में जॉब करता हूँ। कहाँ के रहने वाले सर? मैं लखनऊ का रहने वाला हूँ, बट मैं जॉब बाहर करता हूँ, पंजाब में करता हूँ। मुझे आने में 1 दिन लग गया। उस एक रात मुझे इतनी भारी पड़ी। रात को मैंने कस्टमर केयर, इनका जो कोविड सेंटर वाला हेल्पलाइन नंबर है, उनको कॉल किया। पहले तो 2 घंटे तक कंटिन्यूस कॉल करता रहा, आप कतार में है, कोई फ़ोन नहीं उठाया गया। मैंने एम्बुलेंस प्राइवेट बुलवाई, एम्बुलेंस में ऑक्सीजन मिल सके, ताकि एम्बुलेंस में ऑक्सीजन के भरोसे उनको मैं 4 हॉस्पिटल में लेके घूमा। 4 हॉस्पिटल ने उनको एडमिट नहीं किया। एम्बुलेंस का अलग से खर्चा दिया, चलो ठीक है, वो अलग बात हो गई। घर आए, किसी तरह ऑक्सीजन थोड़ी स्टेबल हुई। 2 घंटे बाद सुबह 2 बजे जाके मेरा फ़ोन लगा है उनका कोविड हेल्पलाइन नंबर पे। उन्होंने बोला एम्बुलेंस अभी आ रही है। वो एम्बुलेंस के लिए कोई एक्शन नहीं लिया गया। 4 बजे उनकी तबीयत ऑक्सीजन 40 पे गिर गई। तब मैंने कॉल किया, आप एम्बुलेंस भेजोगे, आदमी मरने का इंतजार करोगे। 4:30 बजे उन्होंने दोबारा कॉल किया कि एम्बुलेंस आ रही है। जो एम्बुलेंस आई 5:30 बजे। उसके बाद इंटीग्रल हॉस्पिटल में एडमिट किया जाके हमने 6:30 बजे चलती हुई हालत में, वो ऑक्सीजन के वेंटिलेटर चलती हुई हालत में हॉस्पिटल के अंदर गए। 8 बजे तक मेरी उनसे बात हुई, सब कुछ ठीक था। उसके बाद से उनके फ़ोन उठने बंद हो गए। 12 बजे मेरे को रिपोर्ट मिली, मैंने फ़ोन किया, मैं भैया बताओ पेशेंट है कैसे? तो उन्होंने बोला कि पेशेंट के वाइटल नॉर्मल है, ऑक्सीजन उनकी हटा दी गई है, नॉर्मल एयर पे है वो। हमने चलो ठीक है, अच्छा लगा। ये 12 बजे की बात है। सुबह 6 बजे एडमिट किया, 6:30 बजे, ये 12 बजे की बात है। जबकि 10 बजे के बाद उन्होंने फ़ोन उठाने बंद कर दिए थे। उन्होंने बोला ऑक्सीजन की नॉर्मल है, नॉर्मल एयर पे है। मैं ठीक है, खुशी हुई। मैं फ्लाइट में बैठा, घर में सब फ़ोन लगाते रहे। 12:30-1 बजे के बाद से लेके शाम के 6 बजे तक कंटिन्यूसली उनको फ़ोन लगाया जा रहा है, पूछने के लिए पेशेंट कैसे। पेशेंट को भी ढूंढ रहे हैं, अभी पेशेंट कहीं मिल नहीं रहे हैं, कहाँ है। पेशेंट को ढूंढ रहे हैं? पेशेंट आइसोलेशन वार्ड से पेशेंट गायब है 6 घंटे। जी सर। 6 घंटे पेशेंट लापता। और बाद में सूचना दी जा रही है हमको कि पेशेंट बाथरूम गया है, जो खत्म हो गया, वही सीट पे बैठे बैठे। और ये हमारे साथ नहीं हुआ। ये वहाँ पे हम जब गए, वहाँ पे हमने कम से कम 4 अटेंडेंट ऐसे देख लिए, उनमें से एक फैमिली अभी भी किसी के 2 घंटे पेशेंट नहीं मिले। जी सर। वहाँ 3 से 4 फैमिली और थी जिनके पेशेंट गायब थे, जिनके पेशेंट मिले हैं किसी के 2 घंटे बाद सबके डेथ मिले। यहाँ पर रिपोर्ट करी है, तब यहाँ पर ये लोग आए हैं और बॉडी लेने के लिए आए हैं, तब इन लोगों का नंबर आया है। सर आप देखिए, आप लोगों का अब नंबर आया है। आज
मुर्दा घरों में मुर्दे जलाने के लिए कतारें लग रही हैं। इस वक्त मैं विद्युत शवदाह के सामने खड़ी हूँ और आपको बता दूं कि कोरोना की वजह से हालात इतने खराब हैं कि मुर्दों के लिए लोगों को टोकन लेने पड़ रहे हैं। लखनऊ में कोरोना की सच्चाई क्या है ये आपको अंदर जाकर दिखाती हूँ। सरकार क्या करेगी? सरकार को वोट चाहिए था, खड़ा करना था 5 साल, ले लिया बस, और क्या करना है? चल रही है, बताइए कितना वेटिंग चल रही है। कितनी देर से वेट कर रहे हैं? हम लोग को हो गया 9 बजे से हम लोग बैठे हैं। 9 बजे से वेट कर रहे हैं? यस मैम, 9 बजे से बैठे हैं। एक मशीन से एक डेड बॉडी के इतना अगर टाइम लेंगे तो बाकी जो बाहर से आ रहे हैं उनका क्या पोजीशन होगा? आप ही कुछ समझ सकती हैं? बेकार 3rd क्लास, कुछ नहीं, हम यही सरकारी सिस्टम आज लोगों को दिखा रहे हैं कि सच्चाई क्या है कोरोना की। एक पेशेंट के चक्कर में 10 लोग बीमार पड़ रहे हैं ऑलरेडी। जाना था चला गया, जो तो चला गया, हमारे घर से चला गया, मगर उसके बाद भी हमारे 10 और पेशेंट तैयार हो जा रहे हैं यहाँ पे बैठे बैठे हैं। तो क्या रूल-रेशन है? ये सरकारी सिस्टम आपने दिया है 1 साल में। लोगों की ये हालत है कि वो अपनी बॉडी को लेकर के 8-8, 9-9 घंटा वेट कर रहे हैं। चक्कर खा खा के आदमी बाहर रोड में गिर जा रहे हैं। बताइए ये है सरकार? देख लीजिए, आप खुद देख लीजिए, आप तो प्रेस रिपोर्ट लेना आता है, वोट। खाली वोट कितना वेट हो गया सर? कितनी देर से वोट लेना आता है बस। हम लोग सब मेरे चाचा खत्म हुए, वोट लेना आता है बस, केवल वोट लेना आता है बस। खा खा के कितना देर हो गया सर वेट करते हुए? हम लोग सुबह 9 बजे से 9 बजे से बैठे हैं। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? क्या बोला जा रहा है? इतनी देर से आप लोग बैठे हैं। कौन सा टोकन नंबर है आपका? 8 नंबर है, तो सुबह बैठे हैं, तो ये है कि 7वीं बॉडी जल रही है, 8वां नंबर आने वाला है, तो वेट कर रहे हैं। हाँ। लेकिन सिस्टम फेल तो है ये बात। आप आई हैं तो मेरा नंबर आ गया। देखिए, सुबह 9 बजे से बैठे, आप आई हैं तो मेरा नंबर आ गया। देखो सामने करा, मेरा नंबर आ गया। कमजोर पिछले है, 2 घंटे यहाँ का मैन पावर ही कमजोर है। बस ये सरकार का मैन पावर कमजोर है। बस फाइनल। मैं और कुछ नहीं बोल रहा। सरकारी बारे में क्या बोलूँ नहीं मैं? रही, कागजों में है, केवल कागजों में, केवल कागज में है। कोविड से डेथ हुई सर? कोविड से डेथ? जी हाँ, कोविड से डेट हुई है। और मैं ये देख रहा हूँ कि 3 मशीन थी, 3 मशीन से 2 मशीन चल रही थी, 2 मशीन के बाद आप सिंगल मशीन चल रही है। बताइए क्या यहाँ का मैन पावर है? ये पहले बताइए क्या मैन पावर, क्या सरकार कर रही है? यही क्या बोल रही है? रात भर यही होता रहेगा, क्योंकि एक मशीन चल रही है। जो बेचारे क्या कहते हैं 10 बजे का आए, वो तो रात को 12 बजे फिर फ्री होंगे। अभी हमारा कोई भी टाइमिंग नहीं हुआ, कोई टाइम दे नहीं रहा है। हमारा देवर चला गया, मेरे बच्चों का क्या कहते पापा चले गए हैं। इनकी मम्मी को लाया नहीं गया कि उनकी हालत खराब हो जाएगी ये सब देखते हुए। हम लोग के दिल से पूछिए, बाहर से जो आए वो लोग से पूछिए, खाली उनको पास। कितना समय हो गया मैम यहाँ पर बैठे हुए? हम लोग सब साथ में? हाँ 8 बजे से बैठे हुए हैं मैम, 8 8 बजे से बैठे हैं सर? हाँ। जी सर। एक पेशेंट के चक्कर में 10 लोग बीमार पड़ रहे हैं। इसका कौन जिम्मेदार है? इसका जिम्मेदार कौन है कि जो इतने व्यक्ति लोग यहाँ पे बैठे हैं, इनका जो बैक्टीरिया घुस रहा है ये कहाँ जाएगा? आखिर बैक्टीरिया बढ़ रहा है ना, घट तो नहीं रहा है ना? क्या वैक्सीन यार? वो तो सेफ है ना, वो तो सेफ है ना। दुनिया जनता मर रही है, मरे दे दिया बस। देखिए आप टीका उत्सव मनाइए, लेकिन लोगों की मदद भी तो कीजिए। ये लोग जिस तरीके से यहाँ पर पड़े हुए हैं इनकी भी तो सुनिए, ये हालत भी तो देखिए। अगर गरीब के पास 50 रुपए ना हो तो क्या कहाँ से लाया जाएगा? कहाँ से लाएंगे? लोगों का नंबर आ गया। ये देखिए, जब यहाँ पर आकर के हमने यहाँ पर रिपोर्ट करी है तब यहाँ पर ये लोग आए हैं और बॉडी लेने के लिए आए हैं, तब इन लोगों का नंबर आया है। सर आप देखिए, आप लोगों का नंबर अब नंबर आया है। अब बताइए, जिस बेचारा रिक्शा चलाने वाला एक सैनिटाइजर खरीदने के लिए उसे औकात नहीं है, वो बेचारा क्या करेगा? मर जाएगा रोड में। हर जगह बेड है, हर जगह बेड है, लेकिन आप मांगिए कल से बीवी के नाम से, लेकिन उन्होंने कोई सुनवाई नहीं करी, कोई बेड नहीं दिया। हर जगह बेड है। बाहर चपरासी बता रहा है कि बेड है भैया, आप सीएमओ से कलवा देंगे, डीएम से कलवा देंगे, तब बेड मिलेगा। कोई ऐसे बेड नहीं मिलेगा बिना जुगाड़ के। कल मैं बता रहा हूँ, राम सागर मिश्र मेरी मम्मी थी, सुबह रिफर हुआ है पीजीआई लोहिया और केजीएमयू में। आज सुबह तक बेड नहीं था। सुबह कितना देर हो गया वेट करता हूँ? 3 घंटे। 3 घंटे से वेट कर? जी क्या हाँ। बोल रहे हैं लोग? कह रहे हैं कि 1 बजे 2 बजे तक। 1 बजे 2 बजे तक अभी आपको और वेट? जी हाँ। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आईसीयू की है। अगर आईसीयू लोगों को मिल जाए तो आदमी मरेगा नहीं। कितना समय हो गया वेट करते हो आप लोग? हम लोग यहाँ मॉर्निंग सुबह 10:30 बजे से आए हुए हैं। हमको ये बोला गया कि इनकी 2 मशीनें यहाँ पर हैं, बट एक ही मशीन अभी चल रही है, जिसकी वजह से हम लोग को इतना देर वेट करना पड़ रहा है।
अभी एक ही मशीन की चल रही, दूसरी मशीन की बता रहे खराब है कि नहीं चल पा रही, जिसकी वजह से हम लोग को बहुत देर से सुबह से वेट कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर। अभी कितना और वेट करना है आप लोगों को? हम लोग को 12 नंबर बोला गया है और बता रहे हैं कि 8वां नंबर अभी चल रहा है और हर एक घंटे में एक टोकन नंबर आगे बढ़ रहा है। को गौर से देखिए, इनकी उम्र 80 साल है। सुबह 8 बजे से यहाँ पर वेट कर रहे हैं कि बॉडी अंदर ले जाने को मिलेगी। बाबूजी, आपका नाम? एमटी श्रीवास्तव। कितना समय हो गया वेट करते हुए? ज़्यादा हो गया, ज़्यादा हो गया। सुबह से वेट कर रहे हैं आप लोग यहाँ? जी क्या बोल रहे हैं अंदर, क्या बोला जा रहा है? जब नंबर आएगा तब सीरियली, जब सीरियल से नंबर आएगा तब। हम लोग 9 बजे 8:30 9 बजे आ गए थे हॉस्पिटल। वहाँ से डेड बॉडी देने में बोले हमारे पास एम्बुलेंस नहीं है, आपको एम्बुलेंस का इंतजाम करना पड़ेगा। जब कोविड पेशेंट है तो एम्बुलेंस हम कहाँ से करेंगे इंतजाम। फिर काफ़ी मतलब जुगाड़बाजी ये सब किया, तब उन्होंने एम्बुलेंस दिया। वहाँ से डेड बॉडी जब लेके आए तो 14 नंबर यहाँ अलॉट किया और टोकन नंबर 14 और 4 था उस समय। अब अभी ये 8वां गया है अंदर और 14 वाले हम लोग बैठे हैं। तो अभी आप लोगों को और कितना वेट करने के लिए? अब ये कह रहे हैं 1 घंटे में एक पेशेंट जा रहा है। 1 घंटे में एक चल रहा है क्योंकि 4 हाँ अभी तक समझ लीजिए 8वां गया है अंदर। यहाँ के लोगों को एतराज नहीं है कि इतना भीड़ लगाकर यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं? कोविड का इतना डर है। सब बेकार, सब बातें खाली, केवल बातें हैं सब। इतने देर तक यहाँ पर भीड़ जमघट बनाकर रखा हुआ है। इन लोगों को इस बात की चिंता नहीं है कि इतने सारे लोग यहाँ पर जमघट बनाकर रखेंगे तो कोविड का समय दे दें कितने बजे हम आपकी लाश करेंगे, उतने बजे पब्लिक अपनी आ जाए फैमिली। अब सुबह से बैठा हो, कभी कहते हो कि अभी हो जाए, कभी कहते हो थोड़ी दोपहर में हो जाएगा। अब आदमी इसी चक्कर में बैठा। अब कोविड से डेथ हुई थी, कोविड से डेथ हुई थी। कोविड निकालने के बाद भी आना जाना खाना हम ही लोग को खिलाना पड़ा था। अगर कोविड होता तो फिर भेजे क्यों हम लोग को हॉस्पिटल में मम्मी के पास? खाना पीना हम ही लोग खिला रहे थे मम्मी को, तो कोविड कहाँ से हो गया? या तो कोविड होता तो फिर आप अंदर मत जाने देते हम लोग को। कोविड की टेस्ट कराया होगा? टेस्ट कराया, उसमें निकला था, लेकिन हम लोग को बराबर जाने दे रहे थे अंदर। फिर क्यों आप अंदर जाने दे रहे थे जब कोविड था? हम लोग ही खाना पीना कर रहे थे, हम ही लोग उनको पानी दे रहे थे, हम ही लोग उनको बिस्तर देख रहे थे। पूरा दिन हम लोग देखभाल कर रहे थे कोविड होने के बाद भी। काफी लोग। और हॉस्पिटल का क्या रोल था? हॉस्पिटल का कुछ नहीं, बस जाइए खाना ले जाइए, खिला दीजिए, जूस पिला दीजिए, बस। ये आप लोगों को करना पड़ता है? ये हम लोग को करना पड़ा था। जी सर। था कोविड टेस्ट के लिए पूरा दिन लग रहा है लोहिया में। खाली कोविड टेस्ट के लिए 4-5 जगह जा करके कहीं पर्ची बनेगी, कहीं पैसा जमा होगा, कहीं टोकन मिलेगा, फिर वो ट्यूब मिलेगी, उसके बत्ती मिलेगी। फिर 4 घंटा लग रहा था रिपोर्ट लेने में, 4 घंटा। और पूरी लंबी लाइन धूप में 65 साल का आदमी 1 घंटा खड़ा रहा, एक नंबर आगे नहीं बढ़ा। फिर मैंने एक वार्ड बॉय को पकड़ा, पैसे दिया, तब रिपोर्ट मिली है। इस वक्त मैं विद्युत शवदाह में हूँ। सरकारी सिस्टम क्या है, सरकार ने लोगों को क्या सुविधा दी हुई है, वो आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पर भी हमारे आने के बाद भीड़ कम की गई, सैनिटाइजर यहाँ पर छिड़का गया, लेकिन उसके पहले लोग ऐसे ही पड़े हुए थे, कुर्सियों पर बैठे हुए थे, लोगों की भीड़ थी। और यहाँ से कोविड पेशेंट्स जो थे उनकी लाश अंदर शवदाह तक जा रही थी। और आपको बता दूं कि यहाँ पर 3 मशीनें हैं, जिसमें से 2 खराब हैं, और एक मशीन 1 घंटा सिर्फ एक बॉडी को मिल रहा है। और ये सारे लोग यहाँ पर 8-8, 9-9 घंटे, 12-12 घंटे से वेट कर रहे हैं। ये स्थिति है। ये कोरोना इस वक्त पर अपने सबसे बुरे हालात में है। और पूरे लखनऊ का क्या हाल है वो हम आपको दिखा रहे हैं, ग्राउंड की क्या स्थिति है वो बता रहे हैं आपको। यहाँ पर लोग अभी भी वेट कर रहे हैं, अभी भी वेट कर रहे हैं आप लोग? जी। कितना देर हो गया वेट करते हुए? हम लोग 10 बजे आए थे और 10 ही बजे बताया जा रहा है 10-11 बज जाएगा रात का। नमस्कार, मैं हूँ प्रज्ञा मिश्रा और आप देख रहे हैं प्रज्ञा का पन्ना। देश एक फिल्म के सीन की तरह चल रहा है। फिल्म में एक दुग्गल साहब होते हैं जो भूल जाते हैं कि वो कौन है, अगले दिन उनको याद आ जाता है। उसी तरह बंगाल में भीड़ बुलाकर कोरोना फैलाकर रैली करने वाले दिल्ली आते ही कोरोना वैज्ञानिक बन जाते हैं, देश को कोरोना का ज्ञान देने लगते हैं। वो भूल जाते हैं कि कुछ देर पहले वो खुद क्या करके आए हैं। आपका इतनी बड़ी संख्या में आना ये हम सबके लिए, मेरे लिए एक बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। ये भीड़ देश के प्रधानमंत्री के लिए सौभाग्य की बात है। क्या जब हमारा देश भारत कोरोना के मामले में कीर्तिमान बना चुका है, तब प्रधानमंत्री को ऐसी भीड़ बुलाकर उस पर गर्व करना चाहिए। ये हम सबके लिए,
मेरे लिए एक बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। कल्याणी पश्चिम बंगाल में ये प्रधानमंत्री की आज की रैली थी। यहाँ ना प्रधानमंत्री के मुंह पर मास्क है, ना ही नीचे मौजूद पब्लिक 2 गज की दूरी पर है। जिस बंगाल में मोदी खड़े हैं वो बंगाल कोरोना संक्रमित राज्यों में टॉप 5 में है। केवल सरकारी आंकड़ों में आज की तारीख में बंगाल के भीतर 23,000 से ज्यादा कोरोना मरीज हैं। मोदी जी यहाँ कोरोना के लिए एक शब्द नहीं बोलते हैं, लेकिन जैसे ही दिल्ली वापस आते हैं उनके भीतर मानव कल्याण की भावना हिलोरे मारने लगती है। जो व्यक्ति सब कुछ जानता है, जो व्यक्ति जगत जानकार है, उस व्यक्ति को अगर मैं कोरोना के बारे में कुछ कहूं तो पत्थर पर सिर मारने जैसा होगा। ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री कोरोना के बारे में कुछ नहीं जानते। कोरोना जितना अपने आप के बारे में नहीं जानता, उतना मोदी जी उसके बारे में उससे ज्यादा जानते हैं। कभी कभी लगता है कि क्या कोरोना के नाम पर देश को बेवकूफ बनाया जा रहा है। पश्चिम बंगाल का कॉन्फिडेंस देखकर कभी कभी तो लगता है कि कोरोना जैसी कोई बीमारी है ही नहीं। कभी कभी लगता है कि ये सब एक प्रोपेगेंडा है, ऐसा प्रोपेगेंडा जिसमें लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू के नाम पर लोगों को आर्थिक तौर पर गुलाम बनाने की तैयारी चल रही है। देश के प्रधानमंत्री और दूसरे नेता जितना लोगों को डराते हैं, उतना खुद कभी क्यों नहीं डरते। एक साल में कोरोना वैसा का वैसा ही है। फर्क इतना है कि पहले छोटी दाढ़ी वाले प्रधानमंत्री कोरोना से हमें डराते थे और अब दाढ़ी बढ़ाकर खुद भीड़ लगाते हैं। पास पड़ोस में कोई कोरोना फैलाए तो शिकायत की जा सकती है, लेकिन जब देश के प्रधानमंत्री ही कोरोना प्रसार समिति के अध्यक्ष बने फिर रहे हैं तो कहां शिकायत हो सकती है। किससे कहेंगे आप? सुनी जाए या ना सुनी जाए, लेकिन मैं देश के प्रधानमंत्री से नरेंद्र मोदी की शिकायत करती हूँ। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मन की बात में मेरा ये शो जरूर शामिल कीजिएगा और बताइएगा कि देश की एक बेटी प्रज्ञा मिश्रा ने मुझे टोका है। मेरे देश की बेटियां जागरूक हो रही हैं। अगर कोरोना इतना खतरनाक नहीं था या नहीं है तो 1 साल पहले पलायन करते मजदूरों में जितनी की भी जिस कारण से भी मौत हुई वो मौतें नहीं, सरकारी मर्डर थे। सरकारों ने उनको जान से मारा है। क्या देश के सबसे जिम्मेदार व्यक्ति को कोरोना के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को नहीं समझना चाहिए? आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा और सत्य को समर्थन देने के लिए फॉलो कीजिएगा।